हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लगातार आप लोगों के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड जो एक वेल डिजाइन क्रैश कोर्स जो कि मेडिकल सर्जिकल जो मेडिको नर्सिंग क्लासेज की वेल डिजाइन और वेल एक्सपर्ट टीम ने डिजाइन किया, उसकी क्लासें हम आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली लेकर के आ रहे हैं। आज उसी क्लास की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हैं और चलते हैं, अपने शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, अस्थमा हमने पढ़ा था। आज उसी के आगे काम पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि पैथोफिजियोलॉजी और अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी वो किस प्रकार की होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा स्टेटस अस्थमैटिकस। स्टेटस अस्थमैटिकस के क्या होता है, ये देखने वाली बात है। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटस अस्थमैटिकस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है कि ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटस अस्थमैटिकस क्या होता है। तो स्टेटस अस्थमैटिकस क्या होता है? स्टेटस अस्थमैटिकस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा होता है। ये सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा का मतलब है नॉर्मली क्या होता है, एपिसोड आता है, कुछ समय के लिए रहता है और उसके बाद चला जाता है, नॉर्मली ये प्रोसेस। बट इन केस ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस कंटिन्यूसली एपिसोड है, वो बहुत तेजी से, बहुत रिपीटेडली मैनर के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, स्टेटस अस्थमैटिकस एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा की कंडीशन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एयरवे का क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन। और एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, और सबसे बड़ी बात कि एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद एयरवे अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अनरेस्पॉन्सिव टू एनी ड्रग एंड ट्रीटमेंट। अनरेस्पॉन्सिव टू एनी ड्रग एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लोगों ने, आप अस्थमा के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट दोगे, उस ट्रीटमेंट का स्टेटस अस्थमैटिकस के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। स्टेटस अस्थमैटिकस के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, मतलब अनरेस्पॉन्सिव हो वो ट्रीटमेंट के लिए, आप कुछ भी करो कोई इलाज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एज ए रिजल्ट इन न्यूमोथोरेक्स, और एज ए रिजल्ट वहां पर इसका रिजल्ट क्या रहेगा, न्यूमोथोरेक्स और अक्यूट फॉर पल्मोनल एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ये तीन कंडीशन वहां पे आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा अपन इसको डेरिवेटिव तरीके से पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से कि स्टेटस अस्थमैटिकस, स्टेटस अस्थमैटिकस, स्टेटस अस्थमैटिकस है उस कंडीशन, ये क्या कंडीशन है? ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा एपिसोड, एपिसोड, और इसको बोल सकते हैं अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक। सीवियर अस्थमा का क्या होता है, अटैक होता है इस कंडीशन के अंदर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, पोज रिस्क ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे। जो अस्थमा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है सीवियर, सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज अकर, सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वो हो जाता है। ठीक है, और सीवियर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, अब ये एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, थर्ड पॉइंट क्या है इस डेफिनेशन के अंदर, in this situation and unresponsive to, unresponsive, unresponsive to any treatment, unresponsive to any treatment, unresponsive to any treatment, और किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, एनी ड्रग और ट्रीटमेंट। तो आप कुछ भी मैनेज कर लो, स्टेटस अस्थमैटिकस के अंदर हमारी सारी मेडिकेशन तो वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो ये कंडीशन कहलाती है अस्थमैटिक स्टेटस अस्थमैटिक। अगर रिपीटेडली अस्थमा के अटैक आ रहे हैं और उन अस्थमा के अटैक की वजह से एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और वो एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन है वो किसी भी मेडिकेशन के ऊपर, किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस अस्थमैटिकस बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हमने इसका रिजल्ट क्या होगा इन तीनों कंडीशंस के अंदर, एज ए रिजल्ट, रिजल्ट इन एंड लीड्स टू
लीड्स टू न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है रेस्पिरेटरी अटैक, अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट के साथ क्या हो सकता है, वहां पे हो सकता है अक्यूट कोर पल्मोनल, अक्यूट कोर पल्मोनल, अक्यूट कोर पल्मोनली। तो ये कंडीशन वहाँ पे अराइज हो सकती हैं स्टूडेंट्स जब भी किसी इंडिविजुअल को स्टेटस अस्थमेटिकस हो जाता है। ठीक है, तो ये है स्टेटस अस्थमेटिकस की डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूमोथोरेक्स। अब जो टर्मिनोलॉजी आई है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए इसके अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसकी हम बात करें तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी इसमें आया था न्यूमोथोरेक्स, एक्यूट कोर पल्मोनल एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा न्यूमोथोरेक्स के बारे में। न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? न्यूमोथोरेक्स ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर है ना, लंग्स है ना कोलैप्स हो जाते हैं। लंग्स क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीक, एयर लीक हो जाती है इनटू द स्पेस बिटवीन चेस्ट वॉल एंड लंग्स। लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में अगर एयर वो लीक हो रही है, देखिए जैसे कि अपन स्टार्टिंग में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा आई होप समझा पाऊँ। तो हम ये मानते हैं, यहाँ पर इस राइट वाले लॉब में बात करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक लेयर बना देता हूँ। मैं बस एक डायग्राम बना रहा है, समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। इसमें समझ में नहीं आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लेते हैं अपन अपना, अपन अपना दोबारा बना लेंगे भैया। स्टेटस अस्थमैटिकस क्या कंडीशन है, क्या न्यूमोथोरेक्स क्या कंडीशन? ठीक है, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है, तो कंडीशन के अंदर क्या होता है? ये लंग्स बना दिए, अच्छा तो नहीं बनाया बट फिर भी समझाने के लिए इनफ होगा। ठीक है, इन लंग्स के ऊपर क्या होता है, इसी लंग्स के ऊपर क्या होता है, एक लेयर पाई जाती है, पेराइटल प्लूरा और इंस्टल प्लूरा। ठीक है, ये हो गई लेयर। ठीक है, अब इसमें देखना स्टूडेंट क्या हो रहा है, अब इसमें क्या होगा देखना, एयर लीक हो जाती है। मान लीजिए लंग्स के अंदर हवा आई, लंग्स के अंदर क्या आई, हवा आई, ऐसे करते करते ये हवा लंग्स के अंदर आ गई। ठीक है, और किसी भी रीजन की वजह से, अब इसके बाहर क्या है, किसी भी रीजन की वजह से ये ब्लैक वाले जो डॉट्स हैं वो मैं एयर के रूप में डिनोट कर रहा हूँ, जो ये एयर है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे रहती है आपकी चेस्ट वॉल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाऊंगा। ये रहती है चेस्ट वॉल, ये रिप रहती है, इस प्रकार से लंग्स है वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो लंग्स के बीच में चेस्ट वॉल, मतलब अब डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, ये हो जाएगी आपकी चेस्ट वॉल और ये हो जाएंगे आपके लंग। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। तो एयर क्या होती है, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर एयर लीक हो जाती है लंग्स के साथ, लंग से लीक होकर के चली गई कहाँ, ये हो गई हमारी चेस्ट वॉल, सी डब्ल्यू मतलब चेस्ट वॉल, और ये है अपने लंग। ठीक है, ये है लंग। इन दोनों के बीच में अगर एयर हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, एयर वो क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। एयर प्रेशर लगाएगी तो एयर क्या करेगी, लंग्स को अंदर की तरफ धकेलेगी। इन लंग्स को अगर यहाँ से अंदर की तरफ, यहाँ मान लीजिए ये रिप केज बना हुआ है, यहाँ से अंदर की तरफ धकेलेगी तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाते हैं। लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब सीधी सी डेफिनेशन इतनी है, एयर एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द पेराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में भी हो सकता है और बिटवीन इन द लंग्स। ठीक है, बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल अगर एयर का अक्यूमुलेशन हो जाता है, कहाँ हो जाता है स्टूडेंट, एयर का अक्यूमुलेशन अगर हो जाता है कहाँ, लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में अगर एयर का अक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, न्यूमोथोरेक्स। एयर अक्यूमुलेशन, एयर अक्यूमुलेशन इन बिटवीन
लंग्स एंड चेस्ट वॉल, लंग्स एंड चेस्ट वॉल, इन बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल के बीच में अगर एयर का अक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट? न्यूमोथोरेक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी कोर पल्मोनल। कोर पल्मोनल, कोर पल्मोनल क्या होता है? कोर पल्मोनल एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रेशन आते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर। कहाँ आ रहे? अल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, मतलब हार्ट के अंदर। हार्ट में कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल के अंदर। अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से लंग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या लंग्स के डिसऑर्डर की वजह से अगर हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के, सॉरी, राइट वेंट्रिकल के अंदर अगर चेंजेज आ रहे हैं, हार्ट के राइट वेंट्रिकल के अंदर अगर चेंजेज आ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोर पल्मोनल। आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। नॉर्मली अगर मैं मानूँ, ठीक है, नॉर्मली अगर हम डायग्राम बना करके आप लोगों को दिखाना चाहूँ मैं, तो ये तो डायग्राम बनाएंगे हम हार्ट का, ठीक है। हार्ट के अंदर बना दिए हमने 4 चैम्बर, ठीक है। तो ये आ गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, यहाँ से पल्मोनरी एडोटाज निकलते हैं जो कि कहाँ जाते हैं? लंग्स के अंदर चले जाते हैं, जो कि कहाँ चले जाते हैं? लंग्स के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे लंग्स के पास चले जाते हैं, वो लंग्स के पास चले गए, और अब इसके किसी लंग्स की किसी डिसऑर्डर की वजह से, लंग्स के किसी डिसऑर्डर की वजह से अगर राइट एट्रियम के, लंग्स के किसी डिसऑर्डर की वजह से अगर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, अगर राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट के ऊपर कोई भी चेंजेज आते हैं, एनी चेंजेस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज, अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेज आते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? और पल्मोनल। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी। नेक्स्ट में आता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी रेस्पिरेटरी अरेस्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो रहा है? सडन अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, सडन अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। वहाँ पे परमानेंटली ये जब ये सडन अचानक से क्या होता है, रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। सडन रेस्पिरेटरी अब्सेंस, ठीक है। ब्रीथिंग अब्सेंस, सेंस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेना बंद कर, सडन अचानक से अगर पेशेंट है वो सांस लेना बंद कर देता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब अचानक से पकड़, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन हैं जो कि स्टेटस अस्थमाटिकस का कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कौन कौन सी हैं? न्यूमोथोरेक्स और पल्मोनल, न्यूमोथोरेक्स और पल्मोनल और रेस्पिरेटरी, ये तीनों कंडीशन आपको स्टेटस अस्थमाटिकस का एज ए रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि स्टेटस अस्थमाटिकस के अंदर क्या हो रहा था? रिकरेंट एपिसोड आ रहे थे, ठीक है, कंटिन्यूसली रिपीटेडली एपिसोड आ रहे थे, किसके? अस्थमा के, अक्यूट अस्थमा के एपिसोड आ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था स्टूडेंट? एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, और वो ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी, वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी मेडिकेशन को क्या नहीं कर रहा था? रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, किसी भी मेडिकेशन को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। और ऐसा करने की वजह से क्या हो सकता है? वहां पर आप लोग देखोगे कि जो ये तीनों कंडीशन है वो अराइज हो सकते हैं। तो ये है अपना स्टेटस अस्थमैटिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा। अपन नियर अबाउट तो फिनिश करने आ चुके हैं, अस्थमा को फिनिश करने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई डाउट है तो आप अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर कर दूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा, अस्थमा के क्लासिफिकेशन की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि अस्थमा को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। उस 4 भागों का सबसे पहला 4 पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो आता है अपना सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा, जैसा कि आप नाम से देख रहे हो, सीवियर है, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूसली बना रहेगा, परसिस्टेंट का मतलब डेंजरियस, सीवियर का मतलब हो गया डेंजरियस, ठीक है। और परसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूसली, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कंटिन्यू, ठीक है। और अस्थमा, अस्थमा का मीनिंग आप जानते ही, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे हो रहा है,
ठीक है, हाइपर रेस्पॉन्सिव की वजह से। तो सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा के अंदर क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं, जो भी अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। सिम्टम्स आर कंटिन्यू, सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं। पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी भी लिमिटेशन करनी पड़ती है। फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेशन का मतलब है कि वो अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज है उनको भी क्या नहीं कर पाता, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसका जो अस्थमा है वो परसिस्टेंट बना हुआ है। क्योंकि उसका जो अस्थमा है वो क्या बना हुआ है, परसिस्टेंट बना हुआ। और परसिस्टेंट अस्थमा होने की वजह से वो इंडिविजुअल अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है नॉक्ट्यूरल सिम्टम्स अकर फ्रीक्वेंटली। यहाँ पर एक टर्म आया है नॉक्ट्यूरल, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आई है नॉक्ट्यूरल। नॉक्ट्यूरल का मतलब है सिम्टम्स अकर मोर इन नाइट टाइम, मोर इन नाइट टाइम। नाइट टाइम के अंदर, नाइट के टाइम के अंदर क्या होता है, सिम्टम्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नाइट टाइम के अंदर क्या होता है, सिम्टम्स वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं नॉक्ट्यूरल सिम्टम्स अकर मोर फ्रिक्वेंटली। नाइट के अंदर भी वो अस्थमा के जो साइन एंड सिम्टम्स है, जो वीजिंग वगैरह है, ठीक है, कफिंग है, स्नीजिंग है, वो सारी कंडीशंस आपको नाइट में भी देखने को मिल सकती है। तो ये है अपना सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सीवियर का मतलब बता चुका हूँ, डेंजरियस है, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस रिमेन रहता है। अस्थमा का मीनिंग आपको पता ही है। नेक्स्ट वन है मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा। बस उसी का थोड़ा सा हल्का सा रूप है, जो अभी अपन पढ़ के उसका थोड़ा सा हल्का सा रूप है। देखिए, सिम्टम्स, डेली सिम्टम्स अकर, रोज सिम्टम्स अराइज होंगे। रोज सिम्टम्स होते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग और जो बीटा एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग और बीटा एगोनिस्ट मतलब इनहेलर, इनहेलर का यूज है वो करता ही रहता है। पेशेंट को इनहेलर का यूज है वो रिक्वायर्ड रहता है। इनहेलर, इनहेलर, इनहेलर का यूज है वो पेशेंट इनहेलर का यूज करता ही रहेगा। ठीक है, बीटा एगोनिस्ट वो भी इसको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सबरेशन अकर एट ट्वाइस। एक्सबरेशन का मतलब है कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। एक्सबरेशन का मतलब जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे सीवियर हो जाते हैं। तो अकर एटलीस्ट ट्वाइस वीकली में लास्ट फॉर फ्यू डेज, जो महीने मतलब वीकली, एक वीक के अंदर 2 बार सिम्टम्स तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अस्थमा का अटैक है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, और वो फ्यू वीक तक, फ्यू डेज तक रह सकता है, वो फ्यू डेज तक रह सकता है। और ये जो एग्जाबरेशन हुआ है, एग्जाबरेशन का मतलब जो सीवियरिटी आई है, नॉर्मल सिम्टम्स चल रहे थे, पेशेंट उनके साथ जी रहा था, लेकिन कभी कभी बीच बीच में एक्यूट एपिसोड बन जाते थे, और ज़्यादा एक्यूट सीवियर एपिसोड बन जाते थे, उसे बोलते हैं एग्जाबरेशन। ठीक है, और एग्जाबरेशन है उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेली एक्टिविटी भी है वो भी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। पेशेंट की जो डेली एक्टिविटी है वो भी क्या हो रही है स्टूडेंट, अफेक्ट हो रही है। पेशेंट का एग्जाबरेशन मतलब वो अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है उनको भी ढंग से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये है इंपॉर्टेंट इसके लिए। दूसरा है नॉक्टर्नल सिम्टम्स मोर फ्रिक्वेंटली। नाइट के टाइम के अंदर जो सिम्टम्स है अस्थमा के वो और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखना, नॉक्टर्नल सिम्टम्स ये थोड़ा सा एक वर्ड है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। नॉक्टर्नल सिम्टम्स का मतलब होता है सिम्टम्स सीवियर इन नाइट टाइम। क्या मतलब होगा, सिम्टम्स, सिम्टम्स अकर मोर सीवियर, अकर मोर सीवियर इन नाइट टाइम। नाइट टाइम के अंदर सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। तो ये है मॉडरेट। पहला हमने पढ़ा सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा, दूसरा हमने देखा मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा, तीसरा हम देखने जा रहे हैं माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा। तीसरा हम क्या देखने जा रहे हैं, माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा। माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा के अंदर क्या होता है, सिम्टम्स वो और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं। सिम्टम्स वो और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं। सिम्टम्स आर मोर फ्रीक्वेंटली। नॉक्ट्यूरल सिम्टम्स आर मोर फ्रीक्वेंटली देन ट्वाइस ए मंथ। ठीक है, वो महीने में 2 बार। नॉक्ट्यूरल सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंटली होने लग जाते हैं, ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार आने लग जाएंगे। और जो एक्जाबरेशन है में अफेक्ट द एक्टिविटी, जो एक्जाबरेशन है जो सीवियरिटी आ रही है, एक्जाबरेशन मतलब सीवियरिटी इन सिम्टम्स, सीवियरिटी इन सिम्टम्स, सिम्टम्स के अंदर जो सीवियरिटी है वो क्या हो रही है, एग्जाबरेट हो रही है। उसकी वजह से डेली एक्टिविटीज है वो भी अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा। तो हमने 3 प्रकार के टाइप देख लिए हैं। चौथा देखने से पहले एक बार तीनों को रिवाइज करता हूँ। तीनों के नाम है
पहला है सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा, मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा, और थर्ड है माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा। इसके अंदर सिम्टम्स वो कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा। नेक्स्ट है अपना माइल्ड इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब है सिम्टम्स है वो एक बार सबसाइड हो जाते हैं, सिम्टम्स अगर ट्वाइस वीकली और लेस सिम्टम्स है। इसमें क्या हो रहा है, जो सिम्टम्स है वो ट्वाइस वीकली और लेस है। ट्वाइस वीकली और लेस का मतलब ये है कि इसके सिम्टम्स आएंगे फिर चले जाए, आएंगे फिर चले जाए। ठीक है, हो सकता है कि हफ्ते में 2 बार हो जाए और उससे भी कम। ठीक है, पेशेंट है जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस टाइम पे पेशेंट के अंदर अस्थमा के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक रहता है। जब अस्थमा का एपिसोड नहीं होगा उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक आपको देखने को मिलता है। मतलब आप देखिए, ये नहीं कह सकते हो कि पेशेंट को अस्थमा का अटैक है, इस पेशेंट को अस्थमा है, क्योंकि अस्थमा का अटैक अगर आएगा ना तो उस समय उसको क्या हो जाएगा, एक्जाबरेशन हो जाता है। और अगर एक्जाबरेशन नहीं है तो पेशेंट के अंदर आपको अस्थमा का कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा, पेशेंट है एसिम्टोमेटिक फिर रहता है। ठीक है, और वेरी लेस नोक्यूलर सिम्टम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा अस्थमा का ऐसा टाइप है जिसके अंदर अस्थमा के जो नोक्यूलर सिम्टम्स है वो बहुत कम होते हैं। तो माइल्ड इंटरमिटेंट अस्थमा इज द राइट आंसर। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन सकता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय अगर कोई भी डाउट है इन क्लासों से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज आप मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वहां से हमारी टीम जरूर आपके कमेंट को पढ़ के और उसका अच्छे से आंसर करेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप कंसिस्टेंसी के साथ मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहिए, ताकि आपका और मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका क्या सकते हैं आपकी तैयारी में आपकी मस्त। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अस्थमा के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, अस्थमा के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो अस्थमा के सिम्टम्स की बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले सिम्टम्स आता है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का मतलब ये होता है कि पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा नींद है, फील होने लग जाती है। सिम्टम्स अगर बार बार आएंगे तो पेशेंट की बॉडी की एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी, बहुत ज़्यादा वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने में, वो सिम्टम्स को मैनेज करने में लग जाती है, तो पेशेंट को क्या होने लग जाएगी, रेस्टलेस। नेक्स्ट है लंग्स साउंड है, ये दोनों प्रकार के, ये दोनों लंग्स साउंड है, ये दोनों लंग्स के साउंड है, लंग साउंड है, व्हीजिंग और क्रैकर। कौन से हैं, अब नॉर्मल, ये दोनों अब नॉर्मल लंग साउंड है। व्हीजिंग का मतलब होता है, व्हीजिंग कब आएगी, जब एयरवे के अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो। तब तब अस्थमा के अंदर एयरवे के अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो एक शो क्या शो करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन। सीओपीडी के पेशेंट के अंदर भी आपको व्हीजिंग देखने को मिलती है, ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है एयरवे। एयरवे के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां पे आपको क्या सुनने को मिलेगा, व्हीजिंग सुनने को मिलेगी। क्रिस्टल्स कब सुनने को मिलेंगी, क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको, क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको सुनने को, कब सुनने को मिलेंगे, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन के टाइम। फ्लूइड एक्यूमुलेशन के टाइम पे आपको क्या सुनने को मिलेगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके लंग साउंड है वो क्या बताएंगे, आपके अंदर फ्लूइड का क्या हो चुका है, एक्यूमुलेशन हो चुका है। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, उस वजह से वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रिटिकल साउंड है। और ये आता है मोस्टली निमोनिया के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ यही आपके लिए एमसीक्यू का काम करेंगे, ये आपका एमसीक्यू। ठीक है, और ये आता है सीओपीडी में भी आता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू। अगर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ लंग साउंड इज अस्कल्टेड इन केस ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी में किस प्रकार का आएगा, फिजिंग आएगी। और विच टाइप ऑफ lung sound is heard during auscultation in case of pneumonia, निमोनिया के केस में कौन से आएंगे, निमोनिया के केस में आएंगे आपके वेक्टर। स्टूडेंट आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों लंग साउंड है वो आपको अस्थमा की कंडीशन के अंदर भी देखने को मिलेंगे, अस्थमा की कंडीशन के अंदर भी आपको ये क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन है डिमिनिश्ड ब्रीथिंग साउंड। डिमिनिश्ड ब्रीथिंग साउंड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की जो लंग साउंड है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, डिक्रीज लंग।
डिक्रीज लंग्स के जो साउंड था वो साउंड है धीरे धीरे लंग साउंड है वो धीरे धीरे कम होने लगे जाते हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है दिमाग के अंदर। क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, नुकस का प्रोडक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन और बढ़ेगा, उसकी वजह से लंग्स के जो साउंड है वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है टेकीपीनिया और हाइपरवेंटिलेशन। पेशेंट पूरी कोशिश करेगा कि वो लंबी लंबी गहरी गहरी आप ऐसे चलेगा उसको साफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। टेकीपीनिया पेशेंट पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 के अराउंड चली जाती है, 24 के आगे चली जाती है। यूज ऑफ असेसरी मसल फॉर ब्रीथिंग। यूज ऑफ असेसरी मसल फॉर ब्रीथिंग का मतलब है पेशेंट अपने पूरे मसल्स मस्कुलर मूवमेंट को, मतलब चेस्ट की जितनी भी मसल्स हैं उन सारी मसल्स का यूज करेगा, डायफ्राम का, इंटरकोस्टल मसल्स का, पूरी आपने लग जाता है। तो वो होता है कि यूज ऑफ असेसरी मसल, तो वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्रीथिंग कर सकूँ जब उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट है पल्स पैराडॉक्स। एक टर्मिनोलॉजी मैंने पिछली क्लास के अंदर भी, लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि पल्स पैराडॉक्स क्या होता है। पल्स पैराडॉक्स क्या होता है? पल्स पैराडॉक्स क्या होता है? पल्स पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट इनहेल करता है, पेशेंट इनहेल करता है, इनहेल करने के टाइम पे उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 10 to 30 mm ऑफ पैसेंजर वो नीचे चला जाता है, ड्रॉप हो जाता है एक्सेल के टाइम पे। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो पल्स पैराडॉक्स कहलाती है। पल्स पैराडॉक्स कहलाती है। इनहेलेशन के टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम में उसका जो पल्स है, सॉरी, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, 10 to 30 mm ऑफ एसिडिक का उसका नीचे है वो नीचे ड्रॉप करता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पल्स पैराडॉक्स। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, और दोबारा पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वाला डिक्रीज ऑफ, अब मान लीजिए तो पेशेंट को सांस ही नहीं आ रहा है, पेशेंट अच्छे से ब्रीथिंग ही नहीं कर पा रहा है, पेशेंट अच्छे से ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, यूज ऑफ असेसरी मसल्स का यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? मतलब ये सारे सिम्टम्स देख के आप ये बता सकते हो कि पेशेंट है वो परेशान हो रहा है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल ऑक्सीजन का सेचुरेशन कितना होता है? 85 to 100%। नॉर्मल ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है, नॉर्मल है 85 से लेकर के 85 से 100 तक, लेकिन कुछ लोग इसको 90 to 100 भी मानते हैं। 90 to 100% भी इसको हम क्या करते हैं? मानते हैं। तो इसको इन तीनों का हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल वैल्यूज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब क्या हो जाता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन। साइनोसिस कंडीशन में रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, साइनोसिस की कंडीशन में सबसे पहले ब्लूइश डिस्कलरेशन कहाँ आएगा? अराउंड द लिप, अराउंड द लिप, यहाँ फोटो के चारों तरफ है ना ब्लू डिस्कलरेशन मिलेगा। फिंगर टिप ब्लैक ब्लू, फिंगर टिप ब्लू हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डायफोरोसिस का मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, डायफोरोसिस का मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग भी आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये हैं सारे अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स, ये हैं सारे अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स आज की क्लास में। वो मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जो क्रेश कोर्स की क्लासें हैं वो आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।